सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट जो है थ्योरीज से रिलेटेड। इसमें हम डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो पहली थ्योरी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ये डेवलप करी थी रायमंड वर्मन ने इन 1966 और एक्सप्लेन करने के लिए ओएच थ्योरी की लिमिटेशन। मैंने इसी वीडियो में आगे ओएच थ्योरी भी कवर करनी है, तो जब आप वो पढ़ेंगे आपको समझ आएगी उसकी क्या लिमिटेशंस थी और उनको कैसे जस्टिफाई करा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ने। दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इम्पैक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, और ये बताती है कि कैसे एक कंट्री यूएसए, एक इनोवेटर कंट्री जैसे कि यूएस जो कि टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, वो एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन जाती है उन प्रोडक्ट्स का। ये एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही टेक्निकल प्रोडक्ट है और वो लेबर्स को सेव करता है। मतलब अगर वो काम लेबर के थ्रू हो रहा है, लेकिन एक प्रोडक्ट है जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है और आपने टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्रोडक्ट बनाया है, तो लेबर की जगह आप मशीन से ही काम कर सकते हो। तो ये वो चीज़ एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोडक्ट गोज थ्रू द 3 स्टेज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट 3 स्टेज से जाता है। पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज। ये स्टेज में जो इनोवेटर कंट्री है वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस भी और सेल भी अपनी ही कंट्री में करती है, डोमेस्टिकली ही करती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो नया है और कंपनी लाइक टू रिमेन क्लोज टू द मार्केट सो एज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द कंज्यूमर एंड सप्लाई। कंपनी चाहती है कि वो अपने मार्केट के आसपास ही रहे ताकि वो अपने कंज्यूमर से और जो सप्लायर है उनसे फीडबैक ले सके, समझ सके कि प्रोडक्ट में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या और डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। अब एकदम से हर जगह प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगी और पता भी नहीं चलेगा प्रोडक्ट नहीं चला तो पहले ये डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करते हैं और डोमेस्टिकली ही उसे सेल करते हैं। देन the company enjoy monopoly competition is negligible as a chance of success of product is uncertain। और इस वाले फेज में जो कंपनी है वो मोनोपोली इंजॉय करती है क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता है और जो चांस है सक्सेस के वो भी ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो अभी अनसर्टेन है। अब प्रोडक्ट जो है वो प्राइस इनइलास्टिक होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट नया नया आया है तो कोई सब्सटीट्यूट है नहीं, तो इस वाले फेज में प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इनइलास्टिक है। आप कितना भी प्राइस बढ़ा लो आपकी सेल्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। और इस वाले फेज में जो कंपनी है वो हायर इनकम कंज्यूमर को टारगेट करती है, बिकॉज अगर लो इनकम कंज्यूमर होंगे तो वो बहुत ही रेशनल होते हैं और प्राइस सेंसिटिव होते हैं, बट अगर हायर इनकम कंज्यूमर होंगे तो वो ईजिली उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा कंपनी देने को तैयार है। और कंपनी इस वाले फेज में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी कितना भी प्राइस बढ़ाए, ऊपर से हाई इनकम ग्रुप को टारगेट कर रही है। देन आता है सेकंड फेज, दैट इज मैच्योरिंग प्रोडक्ट स्टेज। At this stage, demand for goods increase and companies start mass production to reap the benefit of economies of the scale। Maturing product stage में क्या होता है कि जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है और कंपनी ना ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लगती है ताकि वो इकोनॉमी ऑफ द स्केल का फ़ायदा उठा सके। इकोनॉमी ऑफ द स्केल का मतलब होता है कि जो पर प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो कम आ जाती है क्योंकि आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, जो इनोवेटर कंट्रीज़ हैं वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है प्रोडक्ट को दूसरी डेवलप्ड कंट्री में। यहाँ पे मेन चीज़ है डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड कंट्री में एक्सपोर्ट करती हैं ताकि वो हाई इनकम सेगमेंट को, वहाँ के उस डेवलप कंट्री के हाई इनकम सेगमेंट को टारगेट कर सकें। और जैसे जैसे जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होती है, फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो इनोवेटर कंट्री है वो डिसाइड करती हैं कि वो एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसी कंट्री में सेटअप कर दे कोस्ट एडवांटेज लेने के लिए। अब कोस्ट एडवांटेज कैसे, यहाँ से एक्सपोर्ट जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट आएगी और वहाँ जाके आप पूरा डोमेस्टिकली समझ भी नहीं पाओगे मार्केट को, बट अगर वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप इस्टेब्लिश करते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट से भी बच जाएंगे आप, और जो बीच में ब्रोकरेज वगैरह होती है उन सब से भी बच जाएंगे। For example, US, which is innovator country, may decide to set up another manufacturing plant in France, क्योंकि दोनों ही डेवलप्ड कंट्री है और US यहाँ पे इनोवेटर कंट्री है और फ्रांस दूसरी डेवलप कंट्री है। तो इस वाले फेज में आप ये समझ सकते हो कि US ने एक दूसरा प्लांट अपना फ्रांस में सेटअप कर दिया। अब at this stage, production and export by the US will be declined as additional plant unit is set up to another developed country। लेकिन इस स्टेज में क्या होगा, जो प्रोडक्शन भी है और जो एक्सपोर्ट है यूएसए का वो डिक्लाइन हो जाएगा, बिकॉज आपने एक दूसरा प्लांट फ्रांस में सेटअप कर दिया है तो वहीं पे प्रोडक्शन होगी और जो एक्सपोर्ट आप यहाँ से कर रहे थे वो भी नहीं करोगे क्योंकि वहीं पे प्रोड्यूस होकर वहीं पे बिकेगा। देन आता है आपकी लास्ट स्टेज, दैट इज स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज।
At this stage, feature of the product is well known to its production process are commonly known to the producer of different country. इस स्टेज में क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसके फीचर और उसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाता है और सारी कंट्रीज को पता चल जाता है, बहुत कॉमनली नॉन हो जाता है और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो जाता है, जिससे क्या होता है इस प्रोडक्ट की कॉपी डेवलपिंग कंट्रीज़ कर लेती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ कर लेती हैं। और डेवलपिंग कंट्री क्योंकि लेबर इंटेंसिव है तो वो इस प्रोडक्ट को चीपर कॉस्ट में प्रोड्यूस करती हैं और हाई कंपटीशन देती हैं जो डेवलपर हैं डेवलप्ड कंट्री के, मतलब जो इनोवेटर कंट्री हैं या जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसके प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की वजह से, जिसकी वजह से जो डेवलप्ड या इनोवेटर कंट्री है वो अब इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं और इंपोर्ट करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज से अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। द डेवलप्ड कंट्री फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग अ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो एक नए इनोवेटिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में फोकस करती है। तो इस तरीके से एक यूएस जो इनोवेटर कंट्री था वो एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर बनता है। ये इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। अब इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म है। पहला, रायमंड वर्नॉन ने सिर्फ फोकस करा है जितने भी न्यू प्रोडक्ट हैं उन्होंने यूएस पे फोकस करा है, सिर्फ बाकी कंट्रीज़ पे नहीं करा है, लेकिन और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे जापान, जर्मनी जो डेवलप्ड कंट्री हैं और वो नई टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। दूसरा, ये जो स्टडी है वो 1960s में मतलब कैरी ऑन की गई थी, उसी टाइम पे ये स्टडी करी गई थी, लेकिन तब से बहुत ज़्यादा चेंज आया है वर्ल्ड के ट्रेड के ट्रेंड में, तो ये अब इस टाइम पे करंट सिनारियो में इतने अच्छे से अप्लाई नहीं होती है। दूसरी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है और अब जो प्रोडक्ट है वो साइमल्टेनियसली कई सारी कंट्री में लॉन्च होता है एक साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस में लॉन्च हो रहा है, जैसे डोमेस्टिकली इन्होंने कहा था कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होगा, तो अब ऐसा नहीं रहा है, अब एक ही साथ वो प्रोडक्ट कई सारी कंट्रीज़ में लॉन्च होता है। ये थ्योरी बताती है कि इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट जो है वो होम कंट्री में ही रहता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि टू रीप द बेनिफिट ऑफ कोस्ट एडवांटेज कंपनी इन यूएसए सेटअप दे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू डेवलपिंग कंट्री इन द इनिशियल स्टेज। उन्होंने क्या कहा था कि इनिशियल स्टेज में जो प्रोडक्ट है वो होम कंट्री में ही प्रोड्यूस होता है, बट अब जो ये ग्लोबलाइजेशन वाला वर्ड है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोस्ट एडवांटेज लेने के लिए जो कंपनी है यूएसए जैसी कंपनीज जो हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी और कंट्री में सेटअप करती है इनिशियल स्टेज में ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे जो है नेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। ये थ्योरी माइकल पोर्टर ने दिया था 1990 में अपनी बुक में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन, एनालाइज करके 100 इंडस्ट्रीज़ को जो कि 10 कंट्रीज से बिलोंग करती थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये एनालाइज करे कि क्यों एक कंट्री की इंडस्ट्री जो है वो सक्सेस अचीव करती है वाले दूसरी कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो फेल हो जाती है जब वो इंटरनेशनली कॉम्पिटिट करती है एक दूसरे से। स्टडी करते हैं ये कई सारे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रही है एक इंडस्ट्री को उसकी पर्टिकुलर कंट्री से, मतलब एक कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो फेल हो रही है बट दूसरी कंट्री की इंडस्ट्री सक्सेस पा रही है, तो उस इंडस्ट्री को क्या क्या फ़ायदा मिला है उस कंट्री के होने से, मतलब उस कंट्री में वो इंडस्ट्री थी, इसलिए इस बात की इस पूरी थ्योरी में स्टडी करी गई है और डिफरेंट फैक्टर्स को सामने लाया गया है। अब क्योंकि ये कंट्री से रिलेटेड है एक पर्टिकुलर कंट्री की, तो हम माइक्रो फैक्टर्स पे फोकस करने वाले हैं। इसमें ये जो फैक्टर है डिस्क्राइब किए गए हैं एक डायमंड की फॉर्म में, जो कि इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। कोई फैक्टर भी आइसोलेशन में काम नहीं करता। अब ये सारे फैक्टर्स मैंने चार्ट के फॉर्म में दिखाए हैं। फैक्टर कंडीशन, डोमेस्टिक डिमांड, स्ट्रैटेजी एंड राइवलरीज, रिलेटेड एंड सपोर्टेड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड चांस। फैक्टर कंडीशन, फैक्टर ऑफ प्रेडिक्शन इंक्लूड करता है आपके कैपिटल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज। अब इन फैक्टर्स को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इस थ्योरी में डिवाइड किया हुआ है, एक है बेसिक फैक्टर और एक है एडवांस फैक्टर। बेसिक फैक्टर्स वो होते हैं जो एक नेशंस को मतलब उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से मिले हुए होते हैं, उसमें वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते उन बेसिक फैक्टर्स में ज़्यादा कुछ, जैसे कि क्लाइमेट, फिजिकल कंडीशन, और इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बट एडवांस फैक्टर वो होते हैं जो कंपनी अपने लिए खुद, मतलब एक जो नेशन है वो अपने लिए खुद से क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसमें, जैसे नॉलेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी
और इन फैक्टर्स की जो क्वालिटी और एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि जापान एक लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है, नॉट बिकॉज कि वहाँ बहुत ज़्यादा आयरन है, बट बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। दूसरा फैक्टर आता है डिमांड कंडीशन। अब डिमांड कंडीशन का मतलब होता है कि जो फर्म है जिस कंट्री में फर्म है वहाँ के लोगों की कैसी डिमांड है। फर्म डिसाइड करती है इसमें कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सा नया प्रोडक्ट डेवलप करना है और कैसे वो अपने जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं उन्हें बेस्ट सेटिस्फाई कर सकती है। अब ये जो डिमांड कंडीशन है ना, इसके अंदर होम कंट्री की ही डिमांड आती है, उसी का कंपोजिशन आता है। ये रेफर करता है कि किस तरीके के बायर हैं, मतलब उस कंट्री में डोमेस्टिकली किस तरीके के बायर हैं, उनकी कैसी डिमांड है। अगर जितनी डिमांड सोफिस्टिकेटेड होगी ना उतना ही इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर उसकी होम कंट्री की डिमांड ही इतनी हाई है, इतनी सोफिस्टिकेटेड है, तो अगर वो अपना प्रोडक्ट बाद में बाहर किसी को बेचने भी लगी, एक्सपोर्ट करने लगी, तो वो ईजिली और किसी की डिमांड भी सेटिस्फाई कर पाएगा। तो ये एक फैक्टर है जो एक इंडस्ट्री को मिलता है अपने नेशन की वजह से, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसे मिलती है। दूसरा है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनके बगैर जो इंडस्ट्री है वो काम नहीं कर सकती। जैसे कि कोई उसे रॉ मटेरियल दे रहा है या कोई उसे और कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी रिलेटेड इंडस्ट्री जिनके बगैर वो काम नहीं कर सकती खुद से, और उसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है इन सारी इंडस्ट्रीज़ को, अपने सप्लायर्स को, और कॉम्प्लीमेंट ये जो फर्म्स हैं, ये जो रिलेटेड इंडस्ट्री है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है एक फर्म को। और इसीलिए जो इंडस्ट्री है उन्हें अपनी नॉलेज और अपना वर्क क्लोजली शेयर करना पड़ता है अपनी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के साथ। एग्जाम्पल, इटली इज़ नॉट फेमस फॉर इट्स शूज़ ओनली बट ऑल्सो लेदर मेकिंग मशीनरी एंड अदर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। इटली सिर्फ अपने शूज़ के लिए फेमस नहीं है, बट वो इसलिए भी फेमस है कि जो लेदर मेकिंग मशीनरी है वो बहुत अच्छी है, और दूसरी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर उस नेशन के अंदर जो फर्म की या जो आपका कंपनी है उसकी जो दूसरी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे वो अपनी नॉलेज शेयर करती है या जिन पे वो डिपेंडेंट है, अगर वो भी कॉम्पिटिटिव हैं या वो भी अच्छी हैं, और मान लो मैं एक शूज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ और मुझे रॉ मटेरियल बहुत ही हाई क्वालिटी का मिल रहा है, तो ऑफकोर्स मेरा शूज़ भी हाई क्वालिटी का बनेगा। तो मेरा जो शूज़ है या मेरी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। अगर रिलेटेड इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं होगी तो मैं कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर लैग करूँगी। तो इस तरीके से ये मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स है जो मुझे इंटरनेशनली कंपटीशन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। दूसरा आता है फर्म स्ट्रैटेजी। फर्म स्ट्रैटेजी का मतलब है कि फर्म क्या स्ट्रैटेजी बना के चल रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, क्या फिलॉसफी है, फैक्टर कंडीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। फर्म स्ट्रैटेजी एंड रिवाइवलरी का मतलब है कि फर्म्स कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहा है वो भी डिपेंड करता है, और दूसरा कि उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। अगर मैं जिस नेशन में काम कर रही हूँ वहाँ पे कोई और फर्म है ही नहीं जो मेरे से बेटर कुछ कर पा रहा है, या कोई अच्छा कॉम्पिटिटर मेरे पास है ही नहीं, तो मैं ग्रो ही नहीं करूँगी। जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होगा मेरी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। तो ये एक मेजर फैक्टर होता है कि अगर मेरे नेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मैं ग्रो करूँगी, मैं बहुत अच्छा करूँगी, और फिर मैं इंटरनेशनली भी बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँगी। फिर नेक्स्ट जो 2 फैक्टर लिखे हुए थे, गवर्नमेंट और चांस, वो मेजर फैक्टर्स में नहीं आते बट वो माइनर फैक्टर्स में आते हैं। गवर्नमेंट में इसमें रिलेटेड है, इसमें मैंने लिखा हुआ नहीं है, मतलब थियोरेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट ऊपर मैंने मेंशन किया था गवर्नमेंट एंड चांस। तो गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट किस तरीके से आपको हेल्प कर रही है। जैसे कि अगर किसी नेशन की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है एजुकेशन में, तो उससे क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होगा और एक इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा मिलेगा। चांस का मतलब होता है कि बाय चांस फैक्टर्स आपके फेवर में होते हैं, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म है। पहला कि ये जो है थ्योरी, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 10 नेशन की स्टडी करके बनी है, तो ये 10 नेशन तक ही लिमिटेड थी, तो ये कंप्लीट पिक्चर आपको नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड में, और हर एक कंट्री की अलग कंडीशन होती है, अलग इकोनॉमिक कंडीशन होती है। ये स्ट्रेस करती है सिर्फ 4 मेजर फैक्टर्स पे जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिटरमाइन करते हैं, बट ये केस नहीं होता एक्सपोर्टिंग फर्म्स के लिए, क्योंकि
क्योंकि वो नेग्लेक्ट करते हैं डोमेस्टिक डिमांड को। मतलब जो 4 मेजर कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं वो एक डोमेस्टिक फर्म पे तो लगता है, लेकिन अगर एक ऐसा फर्म जो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, अपने यहाँ पे सेल ही नहीं करता, उस पर कहीं ना कहीं ये 4 फैक्टर लग ही नहीं रहे हैं, तो ये थ्योरी वहाँ पे फेल हो जाती है। और इस थ्योरी ने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर किया है कम्प्लीटली। बट अगर देखा जाए तो 1985 में कनाडा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करी जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट थ्योरी आती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी, जो कि एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और वो बिलीव करते थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, और पूरी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का स्कूल था वो बिलीव करता था कि कोई भी जो नेशन है उन सारे नेशंस को फ़ायदा होगा अगर वो फ्री ट्रेड करेंगे, और वो लेजिस्फेयर जो पॉलिसी थे उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। देन ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि व्हेन वन नेशन इज मोर एफिशिएंट देन or has an absolute advantage over another in a production of one commodity, but it is less efficient than or has an absolute disadvantage with respect to another nation in producing a second commodity, then both the nation can gain by each specializing in a production of a commodity of its absolute advantage and exchange part of its output with another nation for a commodity of its absolute disadvantage। इसके कहने का मतलब है कि मान लो कोई 2 नेशन है, ए और बी। ए नेशन किसी एक कम्युनिटी को बनाने में बहुत ही एफिशिएंट है और उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, बल्कि जो बी नेशन है वो पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसे बनाने में अच्छा नहीं है, लेकिन जो बी नेशन है वो एक सेकंड वाले प्रोडक्ट को बनाने में बहुत अच्छा है, बट जो ए नेशन है वो सेकंड वाले प्रोडक्ट को बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उन दोनों नेशन का फ़ायदा तब होगा जब वो एक दूसरे के प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर ले, वो सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाए जिन्हें बनाने में वो बहुत अच्छे हैं, उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और वो उस वाले प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर ले दूसरी कंट्री से जिसे बनाने में वो अच्छे नहीं हैं, उनके पास एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। ये थ्योरी ये बोलती है सिंपल शब्दों में। अब इस थ्योरी की कुछ अजम्पशन है। पहली अजम्पशन कि ये सिर्फ 2 कंट्री और 2 कम्युनिटी पे बेस्ड है, इसने 3-4 कंट्री नहीं ली हैं। दूसरा, इन्होंने कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंसिडर नहीं करी है, बट अगर आप एक कंट्री को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करोगे तो ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंसिडर होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि सिर्फ लेबर ही फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लेबर को ही कंसिडर करा, बाकी जो फैक्टर हैं रॉ मटेरियल और आपका जो भी ह्यूमन और जो होते हैं कैपिटल वगैरह उन्हें कंसिडर नहीं करा है। उन्होंने माना है कि लेबर होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब कि अगर वो एक कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो एक मेरे पास लेबर है शूज़ बनाने के लिए, तो अगर मैं उन्हें कुर्सी बनाने में ट्रांसफ़र कर दूँ, चेयर बनाने में ट्रांसफ़र कर दूँ, तो वो भी अच्छे से बनाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, अगर कोई शूज़ बनाने वाले लोग हैं तो वो हो सकता है कि चेयर उतने एफिशिएंटली ना बनाए, बट इस थ्योरी ने माना है कि लेबर होमोजीनियस है। ही अज्यूम दैट लेबर वॉज मूवेबल विद इन अ कंट्री नॉट बिटवीन द कंट्री। इन्होंने माना है कि जो लेबर है वो सिर्फ विद इन अ कंट्री एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, लेकिन आउटसाइड द कंट्री नहीं जा सकती, क्योंकि अगर जा सकती तो एक कंट्री जो फर्स्ट प्रोडक्ट को बनाने में बहुत एफिशिएंट है उसकी लेबर दूसरी कंट्री में जाके वो प्रोडक्ट को अच्छे से बना सकती है। ये मानते हैं कि यहाँ पे कंट्रीज़ के बीच में परफेक्टली फ्री ट्रेड है और कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जैसे कि इसकी अजम्पशन है वो सारे उसके क्रिटिसिम्स बनेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ये जो अजम्पशंस है वो लागू नहीं होती है। पहला, what if country has no line of production in which it was clearly superior, most of the backward country with inefficient labor and machinery may not enjoy। अब इन्होंने कहा कि एक कंट्री जो है वो अपने लाइन ऑफ प्रोडक्शन में बहुत अच्छी है। मान लो अगर कोई ऐसी कंट्री है जो कोई भी गुड्स एफिशिएंटली नहीं बना पा रही, उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है ही नहीं। ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट थ्योरी इसी पे बेस्ड है। दूसरी है कि ट्रेड इज़ नॉट फ्री विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इन अ वर्ल्ड। ऑफकोर्स ट्रेड तो फ्री है नहीं, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए बहुत सारे। एंड गुड्स बीइंग ट्रेडिंग आर नॉट आइडेंटिकल, दे मे बी अ क्वालिटी डिफरेंस। अब उन्होंने कहा कि एक प्रोडक्ट जो ए बना रहा है, एक प्रोडक्ट जो बी बना रहा है। अब मान लो कि ए जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बहुत हाई क्वालिटी का है, बी जो प्रोडक्ट बना रहा है वो लो क्वालिटी का है, तो ज़रूरी नहीं कि क्वालिटी आइडेंटिकल हो, डिफरेंस भी होता है क्वालिटी में। दूसरा, लेबर जो है वो होमोजेनियस नहीं है, और लेबर अगर एक जगह से एक वाले प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट करी जाएगी तो ऑफकोर्स इनएफिशिएंसी आ सकती है। इट डील विद लेबर एंड नेग्लेक्ट द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
सिंपल, जो आपके अजम्पशंस थी वही क्रिटिसिज्म बन गया। आप अजम्पशन याद रखो, आपको क्रिटिसिज्म खुद याद रहेंगे। देन यहाँ पे एक मैंने चार्ट भी बनाया है, और इसमें ना थोड़ी सी आपको टेबल भी है, वो आपको बनानी है इस थ्योरी में। ये टेबल है वो, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बिफोर ट्रेड वाला सिनेरियो है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 10 kg वीट प्रोड्यूस कर रहा है पर आवर, और 6 मीटर क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहा है पर आवर। और इंडिया जो है वो 6 kg वीट प्रोड्यूस कर रहा है पर आवर और 10 मीटर क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहा है पर आवर। तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो 16 है दोनों कंट्रीज़ का। लेकिन अगर ये लोग ट्रेड करें कि अब देखो ऑस्ट्रेलिया वीट प्रोड्यूस करने में एफिशिएंट है और इंडिया क्लोथ प्रोड्यूस करने में एफिशिएंट है, और मान लो कि अब जो इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया से वीट ले लेगा और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से क्लोथ ले लेगा, तो क्या सिनेरियो रहता है? आफ्टर डेट का सिनेरियो है कि ऑस्ट्रेलिया ने 20 kg वीट प्रोड्यूस करे और क्लोथ कोई कुछ नहीं प्रोड्यूस करा, लेकिन इंडिया ने क्लोथ प्रोड्यूस किया और वीट नहीं प्रोड्यूस किया, तो आउटपुट जो है वो बढ़ गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि दोनों कंट्री का फ़ायदा हुआ है और इकोनॉमी का एज एन होल भी फ़ायदा हुआ है। आपको ये टेबल, ये चार्ट, अजम्पशन, क्रिटिसिज्म और वो जो मेन स्टेटमेंट था थ्योरी का, वो प्रॉपर एज इट इज़ लिख कर आना है।